तो मूवी की शुरुआत 1957 से होती है। रसल परिवार यहाँ पर ओहायो के एक छोटे से कस्बे नोकर स्टिक में रहने के लिए आए थे। इन्होंने पहाड़ के ऊपरी सतह पर एक घर किराए पर लिया और वहाँ पर रहने लगे। ये लगभग 9 सालों तक वहाँ पर रहे, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया। शायद इस वजह से कि वो किराए पर रहते थे, या फिर ये वजह भी हो सकती है कि वो उनसे ऊपर की तरफ रहते थे। खैर अब बचा कुछ भी रही हो, लेकिन ब्लड रसल का विश्वास गॉड के लिए कभी भी कम नहीं हुआ। उसने पास ही के जंगल में अपने लिए एक चर्च बना रखा था। वो हर रोज वहाँ पर प्रे करने के लिए आता और साथ ही में अपने बेटे को भी लेकर आता था। इस आदमी का नाम है ब्लड रसल और इसके बेटे का नाम है आर्विन। वो जब भी वहाँ पर जीसस के क्रॉस को देखता था तो उसे वो मंजर याद आ जाता था जो कि उसने 12 साल पहले जंग के मैदान में देखा था, जब वो 1945 में अपने साथियों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहा था। जंग के दौरान वहाँ पर उसने अपने साथी को एक जीसस के क्रॉस पर लटका देखा, जिसे जिंदा ही जला दिया गया था। उसकी स्किन बुरी तरीके से पिघल रही थी और दुनिया भर के मक्खी मच्छर उसके ऊपर भिनभिना रहे थे। अब तभी अचानक से उसकी आंख खुल गई और वह जाग गया। वो बुरी तरीके से वहाँ पर चिल्ला रहा था और ब्लड से उसका दर्द नहीं दिख गया, तो उसने अपनी गन निकालकर उसे शूट कर दिया। अब इसके बाद जंग तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन ब्लड के दिमाग में अपने दोस्त का वो नजारा हमेशा से घूमता रहा। वो वॉर खत्म कर वापस अपने शहर आ गया था। घर पर जाने से पहले वो एक शॉप में गया जहाँ पर उसे कॉफी पीनी थी। शॉप के अंदर वहाँ पर उससे एक बंदा टकराता है जिसका नाम होता है कार्ल। इसका नाम याद रखना। इवन इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर दिखाए जाएंगे उन सब का नाम याद रखना, और हो सके तो एक नोट बना लो, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। खैर अब तभी वहाँ पर कार्ल की गर्लफ्रेंड सैंडी आती है। अब सालों बाद सैंडी कार्ल से मिली थी। सैंडी कार्ल के पास आकर उसे शूटर बुलाने लगी और कार्ल उसे बेट मतलब चारा, जो कि किसी को फंसाने के लिए दिया जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को इन नामों से क्यों बुलाते थे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर जब ब्लड कॉफी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम होता है शार्लेट। अब पहली बार में तो ब्लड से वो लड़की नहीं पटी, लेकिन जब ब्लड वापस से उसके हाथ की कॉफी पीने के लिए आया, वो भी अपने घर से 100 किलोमीटर दूर, तो ये देखकर यहाँ ये लड़की उसके प्यार में फिसल गई। वैसे ब्लड की एक माँ भी थी जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी, और ब्लड का एक अंकल भी था जिसे ब्लड ने गिफ्ट के तौर पर एक गन दी जो कि वो जर्मनी से लेकर आया था। ब्लड की माँ ने गॉड से प्रॉमिस किया था कि अगर वो जंग से वापस लौट कर आ गया तो वो अपने बेटे की शादी हेलन से करेंगी, जो कि एक अनाथ लड़की थी। हेलन के माँ बाप आग में जलने की वजह से मर गए थे और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय ब्लड की माँ के। ब्लड की माँ हेलन से उसकी शादी करवाना चाहती है, लेकिन ब्लड तो पहले ही कॉफी शॉप वाली उस लड़की शार्लेट को अपना दिल दे चुका था। ब्लड की माँ बहुत ज्यादा धार्मिक है और सेम ये लड़की भी, लेकिन ब्लड का धर्म को लेकर कोई भी झुकाव नहीं है और ना ही वो गॉड में ज्यादा विश्वास रखता है। खैर अब यहाँ पर एंट्री होती है रोय की। रोय इस चर्च में प्रीचर का काम करता है। दरअसल प्रीचर उन्हें कहा जाता है जो कि ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। रॉय वहाँ पर उन सबको बताता है कि गॉड के होते हुए हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। बचपन में मैं भी मकड़ियों से बहुत ज्यादा डरा करता था, लेकिन जब से मैं गॉड की शरणों में गया हूँ तब से मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और अब मेरा स्पाइडर तो क्या, स्पाइडर मैन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर उसने झाड़ से सारी मकड़ियों को अपने मुंह के ऊपर पलट दिया। अब यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद ब्लड के ऊपर तो इस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ, लेकिन हेलन प्रीचर रॉय की पूरी तरीके से दीवानी हो गई। और इधर ब्लड शार्लेट से शादी करके ओहायो को एक छोटे से कस्बे नोकर स्टिक में रहने के लिए आ गया, जहाँ से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। इनके बेटे आर्विन का भी जन्म हो गया। अब ये लोग ये सोचकर यहाँ पर आए थे कि एक न एक दिन ये इस घर को खरीद लेंगे, और इसके लिए ब्लड दिन रात मेहनत करने लगा। और वे दोनों अपने घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए एक एक पैसे को बचाने लगे। अब ब्लड पति के साथ साथ एक पिता भी बन चुका था, इसीलिए अब उसने फैसला किया कि वो गॉड से दोबारा से प्रे करना शुरू करेगा। उसने जंग का वो मंजर देखने के बाद आज तक एक भी प्रे नहीं की थी, लेकिन अब उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि अगर वो ईश्वर के सामने नहीं झुका तो शायद उसके परिवार को कोई नुकसान हो सकता है। अब बस यही सभी बातें सोचकर वहाँ पर ब्लड ने बड़ी मेहनत करके जंगल में एक क्रॉस को लगा दिया और वहाँ पर दिन रात करके प्रेयर करने लगा। उसने अपनी माँ को एक खत भी लिखा कि उसने दोबारा से प्रेयर करना शुरू कर दी है। ये सुनकर वहाँ पर उसकी माँ और हेलन बहुत ज्यादा खुश हुई। हेलन अब खुद भी एक माँ बन चुकी थी। उसने चर्च के प्रीचर रॉय से शादी कर ली थी और वह अपनी बेटी लेनोरा को यहीं पर छोड़कर अपने हस्बैंड रॉय के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। अब कोई भी नहीं जानता था कि हेलन की ट्रिप लास्ट ट्रिप होगी। उन्हें हेलन की बॉडी पूरे 7 साल बाद मिली, वो भी जंगल के बीचों बीच दबी। खैर अब कहानी आती है प्रेजेंट में। 1957 में आर्विन अब 9 साल का हो चुका था। इस टाउन में सिर्फ वही एकमात्र बच्चा था जिसका यहाँ पर कोई भी रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई उन्हें पसंद किया करता था और इसी वजह से आर्विन की भी आए दिन स्कूल में पिटाई होती रहती थी। तो ये मूवी का पहला सीन है जब ब्लड आर्विन और उसका डॉग के साथ प्रेयर करने के लिए जाता है। प्रेयर के बीच वहाँ पर 2 लोग आ गए जो कि पहाड़ी के नीचे की ओर रहते थे। वो यहाँ पर जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। ब्लड को वहाँ पर देखकर ब्लड के बारे में भला बुरा कहने लगे। एक ने तो वहाँ पर उसकी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोला
अब ये सुनने के बाद भी ब्लड अपनी जगह पर से नहीं हिला, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ये वक्त सिर्फ गॉड के लिए था, ना कि किसी और के लिए। खैर अब इसके बाद अगले दिन ब्लड अपने बेटे आरबिन और उसके डॉग को लेकर टाउन की तरफ गया। वहां पर उसने अपने बेटे आरबिन से कहा कि देखो बेटा, अब तुम मुझे बहुत ही ध्यान से देखना। अब इसके बाद वो अपनी गाड़ी से निकलकर तेजी से उन बंदों की तरफ बढ़ने लगा जो कि कल जंगल में उसकी बीबी के बारे में भला बुरा कह रहे थे। उसने बंदे को मार मार कर उसका भूत उतार दिया। एक पल को तो ऐसा लगा कि ब्लड उसे जान से ही मार देगा। उसने दूसरे बंदे को भी नहीं छोड़ा और इसके बाद वो सरेआम इस काम को कर आरबिन के पास गाड़ी में आ गया। वो वहां पर अपने बेटे आरबिन से कहता है कि जो मैंने इन लोगों के साथ किया है, ठीक यही तुम उन लोगों के साथ करना है जो कि तुम पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। बस तुम्हें ऐसा करने से पहले सही वक्त का इंतजार करना होगा। अब ये बात आरबिन के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई। आरबिन अगर आज भी अपने पापा के बारे में सोचता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका दिन ये बिता हुआ उसके पापा के साथ उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन जब इसके बाद अपने घर पहुंचे तो सब कुछ बदल गया। शार्लेट को कैंसर था और अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। ब्लड इस चीज से पूरी तरीके से टूट गया था। उसे ऐसा लगता था कि सिर्फ अब गॉड ही उसकी बीबी को बचा सकते हैं। इसलिए वो अपने बेटे के साथ जाकर गॉड से प्रेयर करने लगा कि गॉड उसकी बीबी की जान बख्श दे और उसके अंदर के कैंसर को खत्म कर दे। अब उसे ऐसा लग रहा था कि गॉड तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे अगर वो उनके सामने पूरी शिद्दत से प्रेयर करेगा। तो उसने वहां पर आरबिन पर हाथ भी उठाया क्योंकि वो ठीक से प्रेयर नहीं कर रहा था। फिर आरबिन ने भी गॉड से भीख मांगी कि प्लीज हमारी माँ को ठीक कर दो। लेकिन दिन रात की प्रेयर के बावजूद भी शार्लेट की हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। अब ब्लड इन सभी चीजों से इतनी बुरी तरीके से परेशान हो चुका था कि उसे ऐसा लगने लगा कि गॉड उससे और कुछ चीज भी चाहते हैं। दोस्तों, दरअसल क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि अपने विश्वास को प्रूव करने के लिए आपको किसी न किसी चीज का बलिदान देना पड़ेगा। अब ब्लड ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने आरबिन के कुत्ते जैक को वहीं पर गोली मार दी ताकि उसके बदले गॉड उसकी बीबी को ठीक कर दें। आरबिन बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन उसका पिता अपनी बीबी के लिए एक तरीके से पागल हो चुका था। अब इतने बड़े बलिदान के बाद भी गॉड ने उसकी दुआ कबूल नहीं की और अगले दिन शार्लेट की मौत हो गई। ब्लड ने अपने बेटे से कहा कि अब वो अपनी दादी और उसके अंकल के पास जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आरबिन अपने डैड की बातों को अनसुना करके अंदर की ओर जाने लगा। बाहु से गेट पर एप्पल पाई मिला जो कि उनके गेट पर कोई छोड़ गया था। आरबिन एप्पल पाई खाता हुआ अपनी मॉम और उससे भी ज्यादा अपने डॉग के लिए सोच रहा था, क्योंकि जैक के साथ जो हुआ था वो तो उसकी मॉम से भी ज्यादा खतरनाक था। अब बस यही बातें सोचते सोचते रात हो गई, लेकिन अभी भी उसके डैड उसके पास नहीं आए थे। इसलिए वो अपने डैड को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला गया। उसका डैड अपने बने हुए चर्च के अंदर ही बैठा हुआ था। आरबिन ने उन्हें देखकर कहा कि अब मैं प्रेयर नहीं करने वाला और इसके बाद से मैं कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसके डैड तो डेड हो चुके हैं। कल उसके डॉग की मौत हुई थी, आज के दिन उसकी माँ गुजरी और आज के दिन ही उसके पिता ने भी खुदकुशी कर ली। अब यहाँ के पास ही में एक पुलिस वाला ली बड़ी दिलोजान से अपनी ड्यूटी कर रहा था। ली की बहन है सैंडी, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में कॉफी शॉप में देखा था। तो ली आरबिन के पास आया और वहां पर उससे पूछने लगा कि तुम्हारे मुंह पर यह खून कैसा लगा है। लेकिन वो खून नहीं, सिर्फ एप्पल पाई था। खैर अब इसके बाद हमें यहाँ से 7 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि आखिर हेलन की मौत कैसे हुई थी। अभी थोड़े दिन पहले ही हेलन की बेटी लेनोरा का जन्म हुआ है। इस वक्त उसका पति रॉय पूरी तरीके से पागल हो चुका था। चर्च में मकड़ी डालते टाइम एक मकड़ी ने उसके मुंह पर काट लिया था, जिससे उसका पूरा मुंह सूज गया। अब इस बात का कंक्लूजन रॉय ने निकाला कि गॉड उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वह चिल्ला चिल्ला कर गॉड से बात करने की कोशिश करने लगा। वो अब तो तक ऐसा ही करता रहा। अब जो हेलन गॉड के लिए पागल थी, अब वो भी रॉय के इस बर्ताव से पूरी तरीके से परेशान आ चुकी थी। उसने वहां पर रॉय से बात करने की कोशिश की कि क्या पता कि गॉड ये चाहते हो कि तुम अब अपने परिवार पर ध्यान दो, लेकिन रॉय पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। अब हफ्तों बाद एक दिन रॉय को गॉड की आवाज सुनाई दी जो कि उससे कुछ कहना चाहती थी। अब ये बात सुनते ही रॉय खुशी के मारे झूम उठा, लेकिन असल में जो रॉय के साथ ये सब कुछ हो रहा था वो सच नहीं था, वो एक इल्यूजन था। गॉड के प्रति रॉय को वो चीजें दिखाई दे रही थी जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसके बाद वो दिन भी आ गया जब हेलन अपनी बेटी लेनोरा को आरबिन की दादी के पास छोड़कर अपने पति रॉय के साथ ट्रिप पर जाने लगी। वो लोग वॉक के लिए जंगल में रुक गए। रॉय ने वहां पर हेलन को बताया कि गॉड यहाँ पर है और मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। अब इसके बाद उसने अगले पल अपनी बीबी के गले में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया। उसकी बीबी तड़पते हुए अपनी बेटी लेनोरा का नाम लेते हुए वहीं पर मर गई। अब इसके बाद रॉय ये चेक करके कि वो मर गई है, उसे वापस से जिंदा करने की कोशिश में लग गया। गॉड, मैंने आपकी आवाज सुनी है। हेलन, जो गॉड मेरे अंदर है, मैं उसका आदेश पर तुम्हें पुनर्जीवित करता हूँ, वापिस आओ। इसके बाद वो ऊपर देख कर ये कहने लगा कि अब तो टाइम हो चुका है, वापिस आओ, जल्दी, आत्मा वापिस आओ।
वो लगातार कोर्ट को पुकारता रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब रॉय ने सोचा कि वो पुलिस के सामने जाकर सब कुछ कबूल कर लेगा, लेकिन उसका भाई उससे कहता है कि तुमने अपनी बीबी को कोर्ट के नाम पर एक स्क्रू ड्राइवर से मारकर उसे दफना दिया। पुलिस वाले तुम्हें सही को समझेंगे, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रॉय अपने भाई को छोड़कर अकेले ही अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर जाने लगा। उसे रास्ते में लिफ्ट मिल गई थी और उसे लिफ्ट दी किसने? वही कार्ल और सैंडी, जिन्हें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। कार्ल और सैंडी ने आपस में शादी कर ली थी और ये लोग अक्सर अनजान लोगों को लिफ्ट दिया करते थे। कार्ल का कहना था कि उन्हें अजनबियों के साथ दोस्ती करके अच्छा लगता है। अब बस इसी दोस्ती के चक्कर में वो लोग रॉय को एक जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर सैंडी फुल मॉडल बनकर बैठी हुई थी। कार्ल ने रॉय को वहाँ पर सैंडी के साथ कुछ पोज देने के लिए कहा ताकि वो इनकी अच्छी सी फोटोज को क्लिक कर सके, लेकिन रॉय को यह बात ठीक नहीं लगी तो कार्ल ने अपनी बंदूक निकाल ली। रॉय एक धार्मिक इंसान था, वो बिना कपड़ों वाली एक लड़की के साथ फोटो क्लिक कराना तो दूर ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने कार्ल को साफ मना कर दिया। कार्ल के ज्यादा जोर देने पर भी वो नहीं माना। रॉय ने एक बार आसमान की तरफ देखा और ये इमेजिन किया कि आखिर मौत दिखती कैसी होगी, और फिर इसके बाद उसने एक आखिरी बात की कि मेरी बेटी का नाम लेनोरा है। अब इसके बाद हम वापस से 1957 का टाइम देख पाते हैं। अपने डैड की मौत के बाद आर्बिन अपनी दादी के पास रहने के लिए आ गया। उसे वहाँ पर दादी और अंकल के साथ एक अपनी छोटी बहन लेनोरा भी मिली। इसके बाद 1965 का वक्त दिखाते हैं और आज आर्बिन का 18वां जन्मदिन था। जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर उसके अंकल ने उसे बाईगन दी जो कि उसके फादर ने जंग से आने के बाद उसके अंकल को दी थी। इसके बाद आर्बिन ने वो गन रख ली। स्कूल में कुछ लड़के लेनोरा को बुली करते थे जिनसे आए दिन आर्बिन की लड़ाई होती रहती थी। वो अपनी छोटी बहन लेनोरा को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। लेनोरा अक्सर अपनी माँ के कब्र पर जाया करती थी और आर्बिन भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ जाया करता था। आर्बिन को ऐसा लगता था कि जरूर लेनोरा का बाप कहीं न कहीं मजे कर रहा होगा। तब उसने लेनोरा से पूछा भी कि अगर किसी दिन उसका बाप वापस आ गया तो वो क्या करेगी। उसने कहा कि मैं उन्हें माफ करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। दरअसल लेनोरा अपनी माँ की तरह बिल्कुल धार्मिक थी और वो माफ करने में विश्वास करती थी। हालांकि आर्बिन बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था। जो उसने बचपन में देखा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी दादी और अपनी बहन की खुशी के लिए चर्च आ जाया करता था। चर्च के पुराने प्रीचर बीमार चल रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पर एक नया प्रीचर भेजा जाता है जिसका टाउन के लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया। सभी धर्म के ठेकेदारों की तरह वो भी बहुत ही अच्छी स्पीच देता था, इसलिए सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से उसके दीवाने हो गए। अगले दिन लेनोरा किसी तरीके से उन पुलिस से बच के अपने भाई के साथ वहां से निकल गई। आज के दिन आर्बिन उसके साथ कब्रिस्तान नहीं जाता क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम था। हालांकि ये चीज लेनोरा को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन वो अकेले ही अपनी माँ की कब्र पर चली गई। अब अचानक ही वहां पर तेज बारिश होने लगी। तब लेनोरा वहां से उठकर पास ही के प्रीचर के घर चली गई। वो प्रीचर से गॉड के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी। उसने भगवान की बातें प्रीचर से करी। इधर दूसरी तरफ आर्बिन भी अपना जरूरी काम करने के लिए पहुंच गया। सालों पहले उसके पिता ने उसे एक बात बताई थी कि बदला लेने का एक सही वक्त आता है, तुम्हें तब तक उस वक्त का इंतजार करना चाहिए। अब आर्बिन को ऐसा लगता है कि आज का दिन उसी का दिन है। उसने जाकर एक एक करके उन सभी से बदला लिया जो कि उसकी बहन को अक्सर परेशान किया करते थे। उसने उन्हें मार मार कर उनकी इतनी बुरी हालत कर दी कि अब वो लेनोरा को मारने की तो क्या उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। आज ये काम करके उसे अपने पिता की याद आ गई। इधर दूसरी तरफ हम प्रीचर को देख पाते हैं जो कि लेनोरा के साथ कार में बैठा था। उसने लेनोरा से पूछा कि क्या तुम किसी प्रीचर के साथ कभी खुली हो। अब जब लेनोरा नहीं समझी तो उसने उसे समझाया कि क्या तुम कभी प्रीचर से इस तरीके से मिली हो कि जिस तरीके से गॉड ने तुम्हें बनाया है। ऐसे ही बातें घुमा घुमा के उसने लेनोरा को वहां पर कपड़े उतारने के लिए कन्विंस कर लिया। कुल मिला के उसने गॉड के नाम पर लेनोरा का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वो लड़की पहले से ही गॉड के लिए उनकी भक्ति मानती थी। तो ऐसे लोग बाय डिफॉल्ट बहुत ही ज्यादा डेंजर में होते हैं। गॉड के नाम पे उनका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है और यही लेनोरा के साथ हुआ। खैर इधर दूसरी तरफ हम सैंडी को देख पाते हैं जो कि कार्ल के पागलपन से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी। वो यहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन कार्ल ने उसके दिमाग पर इतनी बुरी तरीके से कब्जा किया हुआ था कि वो चाहकर भी उसे छोड़कर नहीं भाग सकती। उसने उन विक्टिम्स की फोटो देखी जिन्होंने मरने से पहले उसके साथ अच्छा वक्त बिताया था। इन दोनों ने मिलकर अभी तक 14 लोगों को मार दिया था, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने रॉय को मारा था। अब एक दिन अचानक से सैंडी का भाई ली उसके घर पर आ जाता है। दोस्त ये भाई पुलिस वाला है जो कि बिलट के मरने के बाद आर्बिन से मिला था। ली सैंडी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे इस बात का डर है कि कहीं उसकी वजह से उसकी इमेज खराब ना हो जाए क्योंकि वो आने वाले इलेक्शन में खड़ा होना चाहता था। इसके बाद हम ली की असलियत को जान पाते हैं कि किस तरीके से वो माफिया और क्लब वालों से मिला हुआ है। वो सारे 2 नंबर के काम बिना रुकावट के चलने के लिए उनसे पैसे लिया करता था। ली हाईली करप्ट था और इसी क्वालिटी के साथ वो इलेक्शन भी लड़ना चाहता था। इधर दूसरी तरफ लेनोरा को उल्टी होने लगी।
दिन पर दिन उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती चली आ रही है और तबीयत खराब की वजह से वो आज चर्च भी नहीं जा पाई, जिस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। आरबिन उसे दिलासा देता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। दोस्त असल में लेनोरा प्रेग्नेंट थी। उसने प्रीचर के पास जाकर उसे भी ये बात बताई, लेकिन प्रीचर ने उस बच्चों को अपनाने से साफ मना कर दिया। बोल्टा ही उसे डांटने लगा कि तुम गॉड के घर में ये अपमानजनक बातें कैसे कर रही हो। कुल मिला के लेनोरा को उसने वहां से भगा दिया, ये कहकर कि किसी लावारिस बच्चे को मैं अपना बेटा नहीं बनाऊंगा। अभी लेनोरा के लिए एक बहुत ही बड़ी टेंशन की बात बन गई थी। अगर उसने अपने बच्चों को जन्म दिया तो उसकी दादी तो शर्म के मारे ही मर जाएंगी, और बच्चों को गिराने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो पक्की क्रिश्चियन थी। तो उसने फाइनली ये फैसला किया कि वो अपनी जान ले लेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने फंदा अपने गले में डाल ही लिया था। अब ये कदम उठाने से पहले ठीक 10 सेकंड पहले उसे ख्याल आया कि दादी मेरे बच्चों को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे भी तो एक्सेप्ट किया था। लेकिन तभी गलती से उसका पैर फिसल गया और अनजाने में उसकी मौत हो गई। अब इस बात को कोई भी नहीं जान पाएगा कि लेनोरा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि ये तो एक एक्सीडेंट था। लेनोरा की मौत की झटका आरबिन जैसे तैसे कर झेल रहा था। तभी पुलिस वाले से उसे पता चला कि लेनोरा प्रेग्नेंट थी। अब पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन बाद में पुलिस वालों से बताता है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। अब इस चीज से आरबिन ये समझ गया कि जरूर ये काम प्रीचर का है। इसके बाद उसने प्रीचर के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। वो देख पाता है कि प्रीचर जवान लड़कियों को बेला फुसलाकर धर्म के नाम पर अपने साथ ले जाता था, और घर आकर भी वो अपनी बीवी से गलत काम कर पाता था, जो कि किसी भी एंगल से धार्मिक नहीं है। अब आरबिन ने फैसला कर लिया कि वो किसी भी तरीके से प्रीचर को उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। खैर दूसरी तरफ सैंडी और कार्ल को एक और नया बकरा मिल गया, जो कि एक फौजी था। वे लोग फौजी को एक जंगल में ले गए और वहां पर उसके साथ फोटो शूट करने लगे। फौजी के साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो कि बाकी 14 लोगों के साथ हुआ था। उन्होंने उसे बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। इधर दूसरी तरफ आरबिन ने अपने अंकल से कहा कि मेरे जाने के बाद दादी का ध्यान रखना। ये कहने के बाद वो चर्च पहुंच गया। अब पहले तो उसने प्रीचर को शूट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप सीट पर बैठ गया। इसके बाद उसने प्रीचर से कहा कि मैं एक पापी हूँ और आज यहाँ पर एक पापी आया है जिसे आपकी मदद चाहिए। मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीबी के साथ वो सब करता हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, और तो और मुझे छोटी उम्र की लड़कियां भी बहुत ज्यादा पसंद है। एक लड़की को तो मैंने प्रेग्नेंट भी कर दिया है। कुल मिला के आरबिन ने वहां पर वो सारी बातें कही जो कि प्रीचर ने कर रखी हैं। अब प्रीचर वहां पर समझ गया कि इसे मेरी सारी सच्चाई के बारे में पता है। अब तभी आरबिन ने उसे अपनी गन के निशाने पर ले लिया। प्रीचर ने वहां पर उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन आरबिन पर इस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने तो पहले ही अपने आप को धर्म की बेड़ियों से आजाद कर लिया था। आरबिन ने प्रीचर को उसके कर्म की सजा देते हुए उसे वहां पर शूट कर दिया। एक गोली में जब बात नहीं बनी तो उसने उसके अंदर 2 गोली 3 गोली उतार दी। इसके बाद आरबिन वहां से भाग गया। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब अगले दिन सैंडी और कार्ल उसी रास्ते से जा रहे थे जहां पर आरबिन की कार खराब हुई थी। उन्होंने वहां पर आरबिन को लिफ्ट ऑफर करी और इसके बाद आरबिन उनकी कार में बैठ गया। कार्ल ने वहां पर उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, और इसी तरीके से बातें करके उसने आरबिन को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। लेकिन सैंडी का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से आरबिन को थोड़ा अजीब लगा। इसके बाद कार्ल ने सैंडी को वहां पर कार को साइड लगाने के लिए कहा, क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। अब वो जैसे ही कार से उतरने लगा तो वहां पर आरबिन ने उसकी गन देख ली। गन देखते ही वो सतर्क हो गया। इसके बाद कार्ल ने टॉयलेट करके वहां पर सैंडी से कार की चाबी मांगी, क्योंकि उसे डिग्गी में से कुछ निकालना था। अभी देखकर आरबिन और भी ज्यादा सतर्क हो गया। इसके बाद उसने अपनी गन निकाल कर हाथ में रख ली। अब कार्ल ने भी अपनी गन निकाल ली। अब इसके बाद जैसे ही कार्ल सामने आया तब आरबिन ने उसे शूट कर दिया। तब सैंडी ने भी हड़बड़ाहट में अपनी गन निकाल ली। आरबिन ने वहां पर उसे समझाया और गन नीचे रखने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी और फिर आरबिन ने उसे भी शूट कर दिया। बहुत ही अच्छा हुआ कि कल रात कार्ल ने सैंडी की बंदूक में खाली गोलियां डाल दी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सैंडी उसे ही शूट ना कर दे। अगर कार्ल उसकी गोलियां नहीं निकालता तो शायद आज आरबिन मर गया होता। अब इसके बाद आरबिन ने कार्ल का वॉलेट चेक किया, तब उसे वहां पर कार्ल के एक विक्टिम की फोटो मिल गई। ये देखते ही आरबिन जल्दी से कार की तलाशी भी लेने लगा। तब वहां पर उसे कैमरा की रील मिली, जिसे लेते ही आरबिन वहां से निकल गया। अब थोड़ी देर में सैंडी का भाई ली भी वहां पर पहुंच गया। अब इसके बाद वो सैंडी के घर गया और वहां पर वो सारी फोटो ढूंढने लगा जो कि उसके क्राइम की सबूत थी। उसने वो सारे सबूत जला दिए ताकि सैंडी की वजह से उसकी इमेज खराब ना हो जाए, क्योंकि उसे इलेक्शन भी तो लड़ने थे ना। इसके बाद उसे अपने कलीग से पता चला कि पास के टाउन में किसी एक 18 साल के लड़के ने प्रीचर को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। प्रीचर को भी उन्हीं 9mm की गोलियों से मारा गया था जिन गोलियों से कार्ल और सैंडी को मारा गया था, जिससे कि लिए समझ गया कि जरूर ये काम एक ही बंदे का है। इसके बाद उसे पता चला कि रसेल परिवार का बेटा
आरबिन रसल अपने परिवार से गायब है। उसे आरबिन की हिस्ट्री बताई गई कि किस तरीके से आरबिन ने अपने एक ही दिन में माँ और बाप को दोनों को खो दिया था। ये सुनते ही ली को वहाँ पर याद आ गया कि आरबिन वही लड़का है जिसे वो 8 साल पहले मिला था। अब ली ये समझ गया कि इस वक्त आरबिन कहाँ पर होगा और वो निकला भी वहीं उसी जंगल में जहाँ पर उसके पिता प्रेयर किया करते थे। दरअसल आरबिन यहाँ पर इस वजह से आया था क्योंकि इसे पता चल गया था कि उसके पिता ने जो भी कुछ किया उन्हें वो सब करना पड़ा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे उसकी माँ को बचाना चाहते थे और उन्हें उस वक्त जो भी सही लगा उन्होंने उस वक्त वही किया। जैसा कि आज आरबिन को जो सही लगा उसने भी वही किया। अब वो पुलिस वाला भी उसके पास पहुंच गया और उसे बाहर निकलने के लिए कहने लगा। आरबिन ने वहां पर उसे बताया भी कि वो प्रीचर बुरा इंसान था और उसकी वजह से ही उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली। उसने वहां पर सैंडी के बारे में बताया कि उस पर तो मजबूरी में गोली चलानी पड़ी, लेकिन वो पुलिस वाला तो उसे इस वजह से मारना चाहता था क्योंकि उसके थ्रू कहीं सैंडी की असलियत बाहर ना आ जाए, क्योंकि उसे इलेक्शन भी तो लड़ने थे ना। इसके बाद आरबिन ने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और वो गोली ठीक वहीं पर लगी जहाँ वो लगनी चाहिए थी। तो अब आरबिन अपने गन को दफनाकर यहाँ से दूर निकल गया। आरबिन ने उस एरिया से निकलने के लिए लिफ्ट मांगी और उसे लिफ्ट मिल भी गई। उसने उस कार के अंदर किसी भी तरीके से अपने आप को जगह रखने की कोशिश की क्योंकि अब तो वो किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ही देर में थका होने की वजह से वो वहीं पर सो गया। लेकिन आप लोग बिना लाइक कमेंट सब्सक्राइब किए बिना सो मत जाना। दोस्तों इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अपना प्यार दिखाओ और नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इस मूवी से क्या सीखने मिला। अब इस वीडियो देखने के बाद कुछ लोग तो धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा ऑफेंड भी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो की वजह से अगर एक भी इंसान अपने जीवन के महत्व को समझ पाता है तो मुझे आपके ऑफेंड होने से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।